अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मेरे नाज़रीन की फरमाइश थी कि मैं उन्हें अपने बारे में कुछ बताऊं, लिहाजा आज मैं आपको ख़ुद से मिलवाने लाया हूं। ये वो जगह है जहां मैंने अपने बचपन के कुछ साल गुजारे। ये मेरा शहर नहीं है, ना मैंने कभी इसको अपना शहर कहा, लेकिन ये तय है कि मैंने जायका यहाँ से सीखा। मीठा, कड़वा, फीका, तल्ख, तुर्श, शीरीं सब कुछ यहाँ से सीखा। मैंने बोलना, पढ़ना, लिखना यहाँ से सीखा। मैंने जज्बात यहाँ से सीखे। नफ़रत क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है, दुख क्या होता है, सुख क्या होता है। कड़वाहट लहजों की यहाँ से सीखी, रवैयों की तलखी यहाँ से सीखी, लोगों को जांचना यहाँ से सीखा, लोगों को जो है वो मतलब अपने वो किस तरह इजहार करते हैं अपने रवैयों का, मैंने यहाँ से सीखा। अगर मेरे लहजे में कहीं तुंदी आती है तो मैंने जो है वो यहाँ से सीखा। अगर मेरे लहजे में कहीं तुर्शी आती है वो भी मैंने इसी सरज़मीन से सीखी। मुझे नहीं पता कि इसकी मिट्टी में तासीर थी या मुझ में सीखने का हुनर ज़्यादा था, लेकिन मैंने सब कुछ यहाँ से सीखा। और इस जगह का नाम है चिवंडा। आज मैं आपको चिवंडा लेकर आया हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिवंडा रेलवे स्टेशन पर। ये मेरे पीछे जो है वो चिवंडा का बोर्ड लगा हुआ है। मैंने अपने बचपन के कई साल इस कस्बे में गुजार दिए। ये सियालकोट से तकरीबन 27 किलोमीटर और पसरूर से 9 किलोमीटर के फासले पर है। तहसील इसकी सियालकोट, तहसील इसकी पसरूर है और ज़िला इसका सियालकोट है। इसके और बहुत सारे हवाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा हवाला इसका सितंबर 1965 की जंग है, क्योंकि टैंकों की सबसे बड़ी जंग 1943 में रूस में हुई थी, कर्स्क के मुकाम पर, और ये लड़ी गई थी नाज़ी जर्मनी और रूस की फ़ौजों के दरमियान, जिसमें 6000 टैंक, 20 लाख फ़ौजी और 400 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया था। 1965 की जंग जो है वो आलमी जंग के बाद सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी, जिसमें 600 टैंक वो चिवंडा पर हमलावर हुए थे। भारतीय फ़ौजों ने बहुत कोशिश की कि वो चिवंडा पर कब्ज़ा कर लें, लेकिन इसमें नाकाम रहे। ये सारी तफसील किसी और व्लॉग में। आज मैं सिर्फ आपको ख़ुद से मिलवाने लाया हूँ। इस स्टेशन के प्लेटफार्म पर और इसके बाहर मैंने खेल कूद कर भी वक्त गुजारा। मैं जिस दौर की बात करूंगा ये 50 साल पुराना दौर है, ये जहन में रखिएगा। 3-4 साल का था, बहुत छोटा, जब मेरे वालिदैन ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि मेरे वालिद गिरामी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो रेलवे में थे और उनकी पोस्टिंग जो है वो मुख्तलिफ़ छोटे छोटे स्टेशन पर हुआ करती थी। स्टेशन मास्टर थे। उनका ख़्याल ये था कि मैं, और सिंध में थे, उनका ख़्याल ये था कि शायद मैं इस तरह पढ़ ना सकूं, तो मेरी पढ़ाई के लिए मुझे मेरे ननिहाल में छोड़ दिया गया। ये मेरा ननिहाली कस्बा है। लिहाजा मैं 3-4 साल की उम्र से लेकर और कोई लगभग 11 या 12 साल की उम्र तक 8-9 साल मैंने यहाँ गुजारे। यहाँ के उस ज़माने में 2 हाई स्कूल होते थे, एक तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल और एक गवर्नमेंट हाई स्कूल। और जो प्राइमरी स्कूल था वो जो मेरा प्राइमरी स्कूल था वहाँ लड़कियों का प्राइमरी स्कूल बन गया है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा वो स्कूल। उस स्कूल से मैंने अलिफ बे सीखी। वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ मैंने ज़मीन पर लिख कर अपनी राइटिंग दुरुस्त की, यानी खुशखती, क्योंकि मेरी उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों की जो है वो जो लिखाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मेरे पहले उस्ताद मेरे नाना मोहतरम सैयद हजूर अली शाह गिलानी,
उनका भी इंतकाल हो चुका, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने मुझे अलिफ सिखाया, बे सिखाई और जो है वो मेरी बुनियाद रखी। मेरी उंगली पकड़कर वो ज़मीन पर मुझसे लफ्ज़ लिखवाया करते थे। थोड़े सख्त भी थे, मार भी खाई और बहुत खाई, लेकिन पढ़ने पर नहीं खाई, शायद शरारतों पर खाई होगी। तो मैं जो कुछ भी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, तल्ख़ हूँ, शीरी हूँ, सख्त हूँ, नर्म हूँ, नफ़रत करता हूँ किसी से या मोहब्बत करता हूँ, वो सारा कुछ मैं इस सरज़मीन से लेकर गया हूँ। ये मेरी मिट्टी नहीं है, लेकिन मैंने इस मिट्टी से सीखा बहुत कुछ है। इस शहर से मैंने जो है वो पहली, दूसरी, तीसरी जमात मैंने नहीं पढ़ी। मेरा जो डायरेक्ट एडमिशन था वो चौथी जमात में हुआ था। यही वजह थी कि मैं 13 साल की उम्र से पहले मैट्रिक कर चुका था, और इसमें जो है वो सबसे बड़ा कमाल जो है वो मेरे नाना मोहतरम का था। मैंने 5वीं जमात का भी वजीफ़े का इम्तहान दिया, स्कॉलरशिप का, और मैंने अपने ज़िला सियालकोट में टॉप किया। इसी तरह 8वीं जमात का इम्तहान दिया, तब भी मैंने अपने ज़िले में टॉप किया, यानी स्कॉलरशिप मुझे मिले। और जब मैं यहाँ से सक्खर चला गया, सक्खर से मैंने मैट्रिक किया, और तब भी मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्कूल में टॉप किया, जबकि हैदराबाद बोर्ड में मेरी 3rd पोजीशन थी। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र, मेरी तालीम का सफ़र, मेरे अल्फाज का सफ़र वो यहाँ से शुरू हुआ। इसलिए मैं आज आपको यहाँ लाया हूँ। कुछ जगहें बदल चुकी हैं, आपको वैसी नज़र नहीं आएंगी जैसी पहले थी, लेकिन मैं आपके साथ साथ मैं भी ख़ुद भी आपकी अपनी यादों को ताज़ा कर लूँगा। जहाँ आबादी नहीं थी वहाँ आबादी हो चुकी। ये मेरी उल्टी हाथ को जो है वो सिर्फ खेत हुआ करते थे, और आज माशाल्लाह यहाँ जो है वो घर बन चुके हैं। जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ सड़क बन चुकी है। पगडंडियों की जगह बहुत सारी चीज़ों ने ले ली है। रेलवे स्टेशन बदल गया है। इसकी इमारत पर जो है वो एक ज़माने में गोलियों के निशान हुआ करते थे 65 की जंग की वजह से, तो उन गोलियों के निशान ज़्यादा इमारत भी मैंने देखी। और जो है वो मैं अभी भी दिखाता हूँ आपको स्टेशन, लेकिन अब स्टेशन वैसा नहीं रह गया जैसा पहले था। जब मैं यहाँ आया था तो बच्चा था, और अब मैं एक बूढ़े आदमी की हैसियत से अपनी 50-52 साल यादों को ताज़ा कर रहा हूँ। बहुत कुछ जहन से मैब हो गया, और उसकी वजह ये कि जब 2010 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था, तो मेरी मेमोरी जो है वो लॉस्ट हो चुकी है। तो यूँ कह लें कि बहुत सारी बातें मुझे याद नहीं, फिर भी जो चंद एक बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझने का मौका मिले कि मैं क्या था और क्या हूँ। मुझे नहीं पता, ज़िंदगी का किसी को कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं सांस का। वो नूरजहाँ का एक पंजाबी गाना है, पता नहीं क्या कोई इस टाइप का है कि दम आवे ना आवे, तो इस तरह का गाना है, लेकिन मुझे वो आता नहीं है। तो कोई पता नहीं कि अगला दम आना है या नहीं आना। छड़ झगड़े तो कर ले प्यार की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। बिलाखिर वो याद आ गया। तो मैं यहाँ आया हूँ, मुझे नहीं पता मुझे दोबारा आना यहाँ नसीब होना है या नहीं होना, इसलिए जो यादें मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। मैंने बताया कि मैं 50 साल पहले की चविंडा का ज़िक्र कर रहा हूँ। तो यूँ समझ ले कि मेरे ज़माने में किलोमीटर, लीटर और जो है वो मीटर टाइप की चीज़ें नहीं होती थी। मैं जो मैथ पढ़ता था या हिसाब पढ़ता था वो मैं इतना ही जानता हूँ। वैसे तो एक चावल का दाना जो है वो 15.19 ग्राम का होता है, लेकिन मेरे ज़माने में 8 चावलों की एक रत्ती हुआ करती थी, 4 रत्ती का एक माशा था, 12 माशे का एक तोला था, 5 तोले की एक छटांक हुआ करती थी, 4 छटांक का एक पाव और 16 छटांक का एक सेर हुआ करता था। इसी तरह जो फासले हैं वो हम मीलों में नापा करते थे। 220 गज़ की एक फरलांग होती थी, 8 फरलांग का एक मील होता था, और उस मील में 5280 फुट या 1760 गज़ हुआ करते थे। उस ज़माने में दही भी जो है वो सेरों के हिसाब से मिला करती थी।
पाव दूध दे दो, और जो है वो दूध भी जो है वो पाव, सेर और छटांकों के हिसाब से मिला करता था। मतलब यूँ समझ लें कि ये किलोग्राम, किलोमीटर या लीटर, ये मैंने बहुत अरसे बाद जब मैं जवान हो गया, जब ये मतरूक करार दे दिए गए पुराना इशारी निज़ाम, तो पुराना जो है वो पैमाइश और औज़ान का जो निज़ाम जब मतरूक करार दे दिया गया, तो उस वक्त जो है वो मुझे पता चला कि 1 किलोमीटर वो क्या है। और आज तक मैं किलोमीटर कहता तो हूँ, वो ये भी पता है कि 1.6 किलोमीटर्स का एक मील होता है, लेकिन मेरे जहन में वही मील, वही छटांग, वही माशे, वही तोले और वही पाव और छटांग जो है वो मील और फरलांग बैठे हुए हैं। इस स्टेशन के बाहर 1965 की जंग, ये जो सामने का हिस्सा है मेरा, जो ज़रा दिखाना अपना, ये जो सामने का हिस्सा है, ये इधर वाला हिस्सा देखो, वो अपने बाएं हाथ वाला जो है ना, ये जो मकान है वहाँ भारतीय फ़ौज थी। मतलब इन मकानों के पीछे, ये मैंने बताया ना कि ये सारे खेत हुआ करते थे, यहाँ कुछ नहीं था। तो इन जो है वो मकानों के पीछे जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज थी, भारतीय फ़ौज थी, और ये रेलवे स्टेशन जो है ये पाकिस्तान के कब्ज़े में था। तो वो जब डायरेक्ट फायरिंग करते थे, तो ये मेरे पीछे जो है वो चिविंडा रेलवे स्टेशन की इमारत है। अब तो इसको चूना कर दिया गया और इसकी मुरम्मत कर दी गई, लेकिन ये ईंटों की बनी हुई इमारत है असल में। और इसमें जो है वो गोलियों से छलनी इमारत मैंने देखी है। हम यहाँ खेलने आया करते थे। एक खेल जो है वो यहाँ खेला जाता है, आँख मचोली, वैसे तो उसे कहते हैं, आप पंजाबी में उसे लुक्कन मीटी कह लें। तो वो लुक्कन मीटी का खेल हम उन टैंकों में खेला करते थे जो तबाह हो गए थे, भारतीय टैंक, और वो यहीं छोड़कर फ़रार हो गए थे। वो उन टैंकों में हम छुप जाया करते थे और दोस्तों यारों को कहा करते थे कि हमें तलाश कर लो। तो वो यूँ कह लें कि मेरा बचपन जो है वो टैंकों में गुजरा। बेशक वो नाकारा टैंक थे या टूटे फूटे टैंक थे, लेकिन उनमें गुजरा। बचपन की बहुत सारी बातें नहीं याद अब, लेकिन मैं हो सकता है कि जो है वो 2-3 वाक़यात मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन मैं सारा कुछ ज़ाहिर सी बात है रेलवे स्टेशन पर बैठकर नहीं बोलूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको इस शहर की वो गलियाँ दिखाऊँ, वो बाज़ार भी शायद ना ले जा सकूँ, इस वक्त टाइम ऐसा है, लेकिन मुमकिन है कि मैं बाज़ार भी आपको ले जाऊँ। शाही बाज़ार उसको कहते हैं, ये मेन बाज़ार कहते हैं उसे चिविंडा का। को बहुत बड़ा बाज़ार नहीं है, लेकिन हम वो कहते हैं जैसे जैसे आप इलाके बदलते हैं आपकी सोच भी बदलती है। जब आप किसी गांव में रहते हैं तो आपकी सोच छोटी होती है, गांव के बाद कस्बा आता है तब आपकी सोच थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, और जब आप शहरों में जाते हैं तो फिर आप ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं। तो मैं उतना ब्रॉड माइंडेड तो नहीं हो सका जितना बड़े शहर में रहने के हवाले से मुझे होना चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारे हिसाब से जितनी छोटी सोच थी, लिहाजा वो छोटा सा बाज़ार हमें बहुत बड़ा लगता था। तो आइए, ये तो आगाज़ था। मैं आपको लिए चलता हूँ इस शहर के अंदर और वो जगहें दिखाता हूँ। 2-3 जगहें दिखाऊंगा जहाँ से मेरे कोई ना कोई याद वाबस्ता है। आइए चलते हैं चिविंडा शहर के अंदर। लोग मुझसे सवाल करते हैं आपकी इतनी अच्छी उर्दू क्यों है। कुछ लोग मुझे कहते हैं मैं अहले ज़बान हूँ, और कुछ ये कहते हैं कि उर्दू मेरी मादरी ज़बान है। जब मैं कराची में था तो कराची में मुझे अक्सर पूछा जाता था कि आपके बड़े यूपी से हिजरत करके आए थे या लखनऊ के रहने वाले थे। तो मैं उस वक्त बहुत हैरान होता था कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में लखनऊ देखा ही नहीं, ना यूपी देखा ना लखनऊ देखा। तो ये लोग मुझसे क्यों पूछते हैं कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ या लखनऊ का रहने वाला हूँ। लेकिन जब मैं लखनऊ खुद गया 2012 में, तो मैंने देखा कि उनका लहजा और मेरा लहजा बिल्कुल एक है। उनके लहजे में जो है वो कोई फ़र्क नहीं था। मैं वही उर्दू बोलता था जो वो उर्दू बोलते थे, वही लहजा उनका था जो मेरा था। तो मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता दूं कि जब मैंने चिविंडा छोड़ा तो मेरा ना ये लहजा था ना मेरी उर्दू ऐसी थी, बल्कि मैंने उर्दू सीखी, इसका लहजा सीखा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है रेलवे बॉयज़ हाई स्कूल सक्कर, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया
और मेरी तकरीबन रोज़ाना लड़कों से लड़ाई होती थी। हथचुट थे, गांव के रहने वाले थे। यहाँ दो चीज़ें बहुत होती हैं। एक तो ये कि बात करने से पहले गाली दी जाती है, और अगर लड़ाई हो जाए तो मुंह से लड़ने की जगह हाथ से लड़ा जाता है। मैंने जो गालियाँ थी सीखी मैंने यहीं से, और बहुत क्लास की गालियाँ हुआ करती थी। लेकिन चूँकि मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं था, मेरे मतलब वालिद और वालदा और मेरे बहन भाई, तो वो गालियाँ मैं यहीं दफन कर गया था। लेकिन वो जो एक लहजा था, पंजाबी लहजा जिसको आप कह सकते हैं, वो मैं साथ ले गया था। उसी लहजे की वजह से मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दिए जाते, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़िताब दिए जाते, और मुझे बाकायदा ताना दिया जाता कि तुम्हें तो उर्दू बोलनी नहीं आती। तो मैंने जब एक लड़के का बाकायदा सर फाड़ा, उस ज़माने में ज्योमेट्री बॉक्स लोहे के होते थे, आजकल तो प्लास्टिक चलती है, हमारे ज़माने में प्लास्टिक होती नहीं थी। तो जब मैंने ज्योमेट्री बॉक्स मार के एक लड़के का सर फाड़ा और उसका यूनिफॉर्म और अपना यूनिफॉर्म भी लाल किया, तो मुझे हेडमास्टर साहब के सामने पेश किया गया। सैयद मेहदी हसन उनका नाम था, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम क्यों लोगों से लड़ते हो? मैंने कहा जी ये मेरे लहजे का मजाक उड़ाते हैं, मेरी उर्दू का मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने कहा तुम भी सीख लो। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा उर्दू किसी की मीरास नहीं, बल्कि ज़बान किसी की मीरास नहीं, अगर आप चाहो आप भी सीख सकते हो। मैंने कहा किससे? उन्होंने कहा मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उन्होंने मुझे उर्दू सिखाई, वरना मैं उर्दू भी खालिस पंजाबी लहजे में बोला करता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे चिवड़ा के लोग बोलते हैं आज, जैसे सियालकोट के लोग बोलते हैं, पसरूर के लोग बोलते हैं, या पंजाब में रहने वाले दूसरे लोग बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे उर्दू सिखाई, उसका लहजा सिखाया, तलफ़ुज़ बताया, और फिर वही लोग जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे मुझसे उर्दू अल्फाज के मानी, उनका तलफ़ुज़ और उनका लहजा पूछने आया करते थे। आजकल के बच्चे प्ले ग्रुप में ए फॉर एप्पल शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी का ए छठी जमात में शुरू किया। ये मेरे पीछे गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल है। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस स्कूल में पढ़ कर गया हूँ। छठी जमात में जब दाखिला हुआ तो हमें पहली दफ़ा डेस्क मिला बाइज़्ज़त तौर पर बैठने के लिए। आजकल के बच्चे तो प्ले ग्रुप में भी जो है वो कुर्सियाँ और छोटी छोटी मेज़ें लेकर बैठते हैं, लेकिन हमने प्राइमरी तक जो है वो टाट पर बैठकर पढ़ा। और उसके बाद जब इस स्कूल में आए, ये उस जगह पर नहीं रह गया स्कूल जहाँ पहले था, पहले ये कहीं और था, अब शिफ्ट होकर जो है वो यहाँ आ गया है। लेकिन हम इसकी पुरानी इमारत में पढ़े थे, बहुत बड़ी इमारत थी। मुझे नहीं पता कि अब ये अंदर से कैसी है और कितनी बड़ी इमारत है, लेकिन वो बहुत बड़ी इमारत थी। ये ग्राउंड था। तबलीगुल इस्लाम बुनियादी तौर पर एक तहरीक का नाम था, और ये तहरीक पाकिस्तान में पाकिस्तान बनने तक और पाकिस्तान बनने के बाद कादियानियों के ख़िलाफ़ तबलीगुल इस्लाम ने बहुत अहम किरदार अदा किया। और इसके बारे में महात्मा गांधी, उसने अपनी वो मशहूर धोती जो है वो एक दफ़ा ढीली धोती को कसते हुए ये कहा था कि अगर इस तरह की तबलीगुल इस्लाम एक दो और बन गई तो हम हिंदू गए काम से। इसने मुसलमानों को मोटिवेट करने में, मुसलमानों को तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने में, और उसके बाद कादियानियों के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट चली, उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो इस लिहाज से मैं उन खुशनसीबों में शामिल हूँ जिन्होंने इस स्कूल में तालीम हासिल की। चिवंडा में उससे दो स्कूल होते थे, एक डीसी हाई स्कूल जो किला था पुराना चिवंडे का, वो, और ये तबलीगुल इस्लाम। कुछ अर्सा मैंने इसमें पढ़ा। उसके बाद मैंने 8वीं का इम्तिहान देना था स्कॉलरशिप का, तो मुझे फ्लोरा ले जाया गया, क्योंकि हाई स्कूलों में 8वीं जमात का इम्तिहान जो है वो वजीफ़े का नहीं होता। लिहाजा मैं फ्लोरा चला गया। फ्लोरा मिडिल स्कूल था, वहाँ से मैंने जो है वो इम्तिहान दिया अपना इसका स्कॉलरशिप का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना सिर्फ स्कॉलरशिप हासिल किया बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में टॉप किया। तो ये वो मेरे बुनियादी इदारे हैं। मुझे याद है मुझे सबसे पहले स्पेलिंग हमें याद करवाए गए थे, वो थे ओबीडियंटली, OBEDIENTLY। और इसी तरह लेफ्टिनेंट, एक आसान सा नुस्खा बताया गया था कि लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग वो नहीं है जो बोले जाते हैं, बल्कि इसका आसान तर्जुमा यह है कि लेट जाओ तुम 10 चूंटी, लाई यू 10 एंट, LIEU
TENALT। जब इसको हम तकसीम करते हैं तो यही बनता है LIUTENANT। इस स्कूल से पढ़ने के बाद सक्खर चला गया मैं, और फिर सक्खर से मैंने मैट्रिक किया। और मीडिया में जब मैं आया तो अल्लाह ताला ने, यही वो स्कूल थे जिनकी वजह से मैं कदम ब कदम आगे बढ़ता रहा। मीडिया में चला गया, कहानियाँ लिखी, मेरा ख़्याल है कि सैकड़ों के हिसाब से मैंने कहानियाँ लिखी, बड़े बड़े अखबारात का एडिटर रहा, बड़े बड़े टीवी चैनल्स की जो है वो आला तरीन ओहदे जो है वो उन पर मैंने काम किया। और सिर्फ यही नहीं किया बल्कि मुझे ये फ़ख्र भी हासिल है कि मैंने एज़ ए ऑथर, एज़ ए राइटर, एज़ ए स्पीकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो अपने बाहर के मुल्कों में भी की, जिनमें इंडिया शामिल है, नॉर्वे शामिल है, साइप्रस शामिल है। वहाँ मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी करके आया। और ये सारा कमाल जो है वो इन्हीं दरसगाहों का है, इन्हीं तालीमी इदारों का है जिन्होंने मैं ये कहूँगा कि मुझे ग्रूम करने में एक अहम किरदार अदा किया। आज चिविंडा में बड़े अरसे बाद आया हूँ और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको चिविंडा के बारे में जो है वो अपनी यादें शेयर करूँ, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे पास उतनी यादें रह नहीं गई। अब मेरी मेमोरी जो है वो मेरा साथ नहीं देती। यही वो चंद बातें थी जो मैंने आपको बताई। फ्लोरा स्कूल भी मैं आपको दिखाऊंगा, और DC हाई स्कूल मैंने जो है वो किले के बारे में भी ज़िक्र करना है आपसे, वो भी बताऊंगा, लेकिन वो किसी और व्लॉग का हिस्सा होगा। शायद मैं उन चीज़ों को इस व्लॉग में शामिल ना कर सकूं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अगर कोई 2 जुमले मुझे DC हाई स्कूल में खड़े होकर कहने को मिल गए, या फ्लोरा स्कूल हम जाएंगे अगर वहाँ कहने को मिल गए, तो वो भी मैं इसमें शामिल करूँगा। लेकिन ये मेरी यादों का हिस्सा है, बल्कि यूँ कि हिस्सा नहीं, मेरा सरमाया है ये। मैंने यहाँ से सब कुछ सीखा, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो कुछ मैं बोलता हूँ, जो कुछ मैं आपको बताता हूँ, वो सारे का सारा मैं इन्हीं जगहों से सीख कर गया हूँ। और ये मेरे कहते हैं मादरे इल्मी, तो ये मेरी माएँ हैं। एक तो हकीकी माएँ होती हैं, लेकिन जो स्कूल होते हैं उनके दर्जे भी माँओं से कम नहीं होते, क्योंकि पहला स्कूल तो माँ की गोद होता है, लेकिन उसके बाद हम जो कुछ सीखते, पढ़ते, लिखते हैं वो हमें इन्हीं स्कूलों में जो है वो सिखाया जाता है। हमने भी सीखा, मार भी खाई, शरारतें भी की, और सब कुछ किया। आज वो दिन नहीं रहे, लेकिन वो दिन याद आते हैं, और जब तक ज़िंदा हैं तब तक याद आते रहेंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल फ्लोरा, तहसील पसरूर। मेरे ज़माने में ये मिडिल स्कूल हुआ करता था, और इसके साथ मेरी यादें इस हवाले से वाबस्ता हैं कि इस स्कूल से मैंने 8वीं जमात पास की थी, स्कॉलरशिप का इम्तिहान दिया था। इसी स्कूल में मैंने पढ़ा तो मैं चंद महीने था, लेकिन यहाँ से फिर मेरा नाम भेजा गया, पसरूर में इम्तिहान हुआ, और उस इम्तिहान में मैंने अपने ज़िला सियालकोट में पहली पोजीशन हासिल की और गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ये मेरी यादों का हिस्सा है। इस स्कूल के पीछे एक बंद है, वो बंद जंगी हिकमत अमली के तहत बनाया गया था ताकि टैंक उस पर चढ़ ना सकें। मेरी ज़िंदगी में उस बंद की अहमियत ये है कि जब हम 8वीं में पढ़ते थे, मुझे आज भी याद है कि एक लड़का था शहबाज नाम का। शहबाज एक नावल अपने साथ लाया करता था जिसका नाम था लाडो। हम उससे मांगते थे पढ़ने के लिए, वो पढ़ने के लिए हमें देता नहीं था। वो ये कहता था कि एक बंदा बैठकर पढ़े और बाकी जो लड़के हैं वो बैठकर सुने। मेरी ज़िम्मेदारी ये थी कि मैं उस नावल को पढूं, और बाकी जो 8-10 लोग थे, जो हमारा हाफ़ टाइम होता था, हम उसमें बैठकर ये सारे काम किया करते थे, और मैं पढ़ता था, बाकी लोग सुनते थे। वो नावल इस लिहाज से यादगार है कि एक डाकू को एक गांव की लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम लाडो था। एक बार वो उससे मिलने के लिए आता है तो उसके लड़की के भाइयों को पता चल जाता है कि वो उससे मिलने के लिए आया है। वो डाकू को जो पराली होती है, जो धान की जो नीचे हिस्सा जो बचता है, उसको पराली बोलते हैं पंजाबी में, पर बहुत गर्म होती है, आमतौर पर सर्दियों में मस्जिदों में भी डाली जाती है। वो उस पराली के नीचे उसको छुपा देती है। अच्छा, कमरा वो होता है जहाँ भैंसें बांधी जाती हैं। अब वो पराली के नीचे छुप गया, उसका भाई आया भैंस लेकर, उसको जो है वो किला बोलते हैं जहाँ से भैंस को जो है वो जिसके साथ बांधा जाता है, लकड़ी का इतना बड़ा कील होता है, उसको जो है वो बांधते हैं। जब उसके भाई ने जो है वो किला ठोका तो उसके नीचे उस डाकू का हाथ था, और वो ज़ाहिर अगर हाथ हटाता तो लड़की के भाई को पता चल जाता। वो उसी तरह बेहिज़्ज़ो हरकत जो है वो लेटा रहा।
और उसके भाई ने जो वो किल्ला ठोका या कील ठोका लकड़ी का, वो उस आशिक के हाथ पर ठोका। वो डाकू जो लाडो से मिलने के लिए आया था और उसी ने जो है वो कील ठोका। वो लेटा रहा और फिर पता नहीं उसका अंजाम क्या, वो मुझे याद नहीं रहा। लेकिन यही वो बंद है जहाँ से मैंने सिगरेट पीने शुरू किए। यही वो महफ़िल थी जिसमें सारे स्कूल के रहने वाले बच्चे, तो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो सिगरेट पिया करते थे। मुझसे कहा गया कि तुम भी पियो, मैंने कहा मैं नहीं पीता। अच्छा एक कश लगा लो, लगा लिया। 2 4 5 दिन की ज़िद के बाद फिर 2 कश हुए, फिर आधा सिगरेट हुआ और उसके बाद मैं अब आदि सिगरेट नोश हूँ। तो यूँ कह सकते हैं आप कि इस स्कूल ने मेरी ज़िंदगी दोनों तरह से बदली कि मुझे मेरी तालीम में भी एजाज़ से नवाजा, और ये सिगरेट की लत जो है वो मुझे इसी स्कूल से लगी, इसके पीछे जो बंद है उससे लगी, और वो लाडो नावल से लगी। ये मेरे पीछे एक दरख्त नज़र आ रहा है। इस वक्त ये नहायत टुंड मुंड है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको 50 साल पहले का चविंडा जो है वो दिखाऊंगा। और 50 साल पहले ये बड़ा हरा भरा दरख्त था, बड़ का और पीपल का, मेरा ख्याल बड़ का दरख्त था ये। और ये सारे दरख्तों के झुंड हुआ करते थे ख़त्मों के। ये शाह खाकी दीवान का मकबरा है, उनका रोज़ा है, और यहाँ बहुत सारी कब्रें हैं। इन दरख्तों पर जो है गर्मियों में हम अक्सर इन दरख्तों पर चढ़ जाया करते थे, और जो चिड़ियों के घोंसले हैं उनमें से अंडे निकाला करते थे। तो ये देहात में रहने वाले जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, उनकी एक आदत होती है कि ये सर नंगा नहीं छोड़ते। वैसे तो इस्लाम में इजाज़त नहीं है, लेकिन उनकी ये आदत है कि वो सर नंगा नहीं छोड़ते थे। तो हम इस ताक में रहते थे कि कोई ऐसा बुज़ुर्ग, कोई ऐसा बाबा नज़र आ जाए जिसका सर नंगा हो, क्योंकि उन्होंने बड़ी रगड़ के टिंड करवाई होती है अपनी। तो हम वो दरख्त पर चढ़ के चिड़ियों के अंडे निकाल के उनके घोंसलों में से, तो वो ताक ताक कर उनके सरों पे मारा करते थे। और बाज़ औक़ात ये ख़तरा होता था कि कोई बाबा जो है वो मारेगा पलट कर। लेकिन मेरा ख़्याल है कि 100 में से 99 बार ऐसा हुआ कि जब भी किसी बाबे को हमने ताक कर निशाना बनाया और उसके टिंड पर जाकर वो अंडा जो है फूटा, उसने पलट कर देखा, जब दरख्त पर वो मुझे देखते थे तो सिर्फ एक जुमला कहकर चुप हो जाते थे, शाह जी तुसी हो। और उसके बाद वो अपना जो रुमाल कंधे पर रखा होता था उससे वो अपना सर साफ़ करते थे और आगे बढ़ जाया करते थे। तो वो दिन पता नहीं कहाँ चले गए, और वो दिन नहीं रह गए। ना हम वैसे रह गए, वो बुज़ुर्ग तो ज़मीन के नीचे जा सोए। और जो आजकल के बुज़ुर्ग हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस बात की इजाज़त देगा कि हम चिड़िया का अंडा ताक कर जो है वो उसकी जो है वो नंगे सर पर, जिसको उसने बड़ी रगड़ के जो है वो टिंड करवाई हुई है, उस पर मारे और वो कुछ ना कहे। तो ये भी मेरी यादों का हिस्सा है। मैं यहाँ आया था तो मैंने कहा मैं बता दूँ कि हम ये भी करते रहे हैं। ये इस तरफ जो है अब तो मेरा ख्याल है बहुत सारे घर बन गए, लेकिन ये पहले खुला मैदान होता था। और जो है इस एक छप्पड़ था जिसको जोहड़ कहते हैं, उस जोहड़ में भैंसें भी नहाती थी और हम भी नहाते थे। हम दोनों इकट्ठे गुस्ल फरमाया करते थे। यहीं जो ये पीछे मज़ार है, इसके साथ एक बहुत बड़ा कुआं था जिसको जो है वो खूह बोलते हैं पंजाबी में। हमने साल हर साल यहाँ नहा के गुजार दिए। कोई तसव्वुर नहीं था कि सर्दियों में गर्म पानी से नहाना है, इसलिए कि ताज़ा पानी इतना ठंडा होता था, वो इतना मतलब नीम गर्म होता था कि महसूस नहीं होता था। एक यहाँ छोटी सी खुई होती थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब वो सारा कुछ मिट गया है। हम रह गए हैं उन चीज़ों की उन जगहों की निशानदेही करने के लिए। हमने कब मिट जाना है नहीं पता। चविंडा के 2 दरबार बहुत मशहूर हैं, जिनमें से एक ये है बाबा शाह अलादाद। ये कब्रिस्तान भी बाबा शाह अलादाद का कब्रिस्तान कहलाता है, जहाँ मेरे वालिद साहब आसूदा खाक हैं और आराम फरमाया। अस्सलामु अलैकुम बाबा जी। हमने सिर्फ इनका नाम सुना है, कब से ये दफन है कुछ नहीं जानते। और ये कब्रिस्तान इन्हीं से मौसूम है। ये दरख्त है बड़, ये भी बहुत पुराना दरख्त है। और बस यही है मिट्टी की ढेरियाँ। आज इनमें कोई और लेटा है, कल हमने इनमें लेटना है।
मैं आया हूँ जी अपने वालिद साहब को सलाम करने, जिन्हें हम शाहजी कहा करते थे। चिवंडा की सरज़मीन पर मेरे वालिद गिरामी शाहजी, मैं उसके पैर छूने के लिए आया हूँ। और अस्सलामु अलैकुम शाहजी। ये मेरे शाहजी है, मेरा वो बाप। मुझे नहीं पता कि जब कभी उन्होंने मुझे मारा, मैं बोला हूँ सामने या नहीं बोला, लेकिन ये हकीकत है कि मैंने अपने बाप के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। अपने शाहजी का सिर्फ एक वाक़या बताता हूँ। मेरे लिए तो उसमें नसीहत थी। मेरा ख्याल है कि जो लोग इस वाक़े को सुनेंगे उन्हें भी नसीहत मिलेगी। छोटा सा था मैं, कुछ 4-5 साल का। वालिद साहब मेरे सिगरेट पीते थे। ड्यूटी से आए, बांध की नंगी चारपाई पर वो लेटे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा माचिस ला दो। मैं बावर्ची खाने में आया। हम अपनी वालदा को आपा जी कहा करते थे, आज भी आपा जी कहते हैं। वो जगत आपा थी। सारे लोग उन्हें, मोहल्ले के सारे लोग उन्हें आपा कहा करते थे। हमने भी उनकी देखा देखी उन्हें आपा कहना शुरू किया। आपा जी से मैंने माचिस मांगी, उन्होंने दी, और मैंने दरवाजे पर खड़े होकर अपने वालिद साहब की तरफ यूं करके माचिस उछाल दी। मुझे नहीं पता वो माचिस कहाँ गई, लेकिन मैं बहुत पिटा। मुझे मेरे वालिद साहब ने सिर्फ एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह बिहेव करना है। इस तरह चीज़ें तो हम कुत्तों को डालते हैं। वो दिन आज का दिन, मैं उनकी ये नसीहत नहीं भूला। हो सकता है मैं छोटा था, बुरा लगने या अच्छा लगने की कोई बात नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे तकलीफ ज़रूर हुई होगी, रोया भी, चीखा चिल्लाया भी। लेकिन एक बात मैंने जो है वो सीख ली कि इस तरह चीज़ नहीं देते। मेरे बच्चे कोई चीज़ कभी किसी को फेंक कर नहीं देते। मेरे छोटे बच्चे अगर मुझसे कोई चीज़ मांगते हैं, मैं तब भी उन्हें वो चीज़ खुद ले जा कर देता हूँ, या उन्हें कहता हूँ कि वो चीज़ मुझसे आकर ले जाओ। अगर वो मुझे मार ना पड़ती तो मैं भी लोगों की तरह चीज़ें फेंक कर जो है वो दिया करता। मुझे अपने बाप से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं है, बल्कि खुशी है कि उन्होंने मुझे कम से कम इतनी तमीज़ ज़रूर सिखाई कि इंसान इंसानों के साथ किस तरह के रवैये रखते हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो थप्पड़ बहुत याद आते हैं, वो डांट बहुत याद आती है, वो मार बहुत याद आती है। यही सोचते हैं कि काश फिर से उठकर आ जाए। सब कुछ हाजिर है आपके लिए, लेकिन इस दुनिया से जाने वाले लौटा नहीं करते। मैं जो कुछ हूँ अपने वालिदैन की वजह से हूँ। ये मेरे वालिद साहब की आखिरी आरामगाह है। इस तरफ ये मेरी खाला है, और ये मेरी सबसे बड़ी खाला, मेरी वालिदा इससे छोटी थी। और वो जो साथ कब्र है वो मेरे सबसे पहले उस्ताद
मेरे नाना हजूर सैयद हजूर अली शाह साहब की है, जिन्होंने मुझे अल्फ़बे सिखाई। बिस्मिल्लाह। और अब मैं आया हूँ अपने आपा जी की खबर पर। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। ये मेरी जन्नत। चवन्ना में मेरे लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरी जन्नत यहाँ दफन है। मेरा सफ़र जहाँ तक भी हो, बिल आखिर इन कदमों पर आकर ख़त्म हो जाता है। मेरी तरबियत में, मेरी तालीम में जैसा मैं हूँ, मुझे वैसा बनाने में सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का। मेरी माँ कोई तालीम याफ्ता औरत नहीं थी, एक अनपढ़ औरत जिसे नहीं पता था इंग्लिश क्या होती है, उर्दू क्या होती है, लेकिन उसने हमें सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया। सबसे पहले मेरी नानी है, उसके बाद ये मेरा सब कुछ है। और ये उस औरत की खबर है जिसने 8-10 साल जब मैं चिवड़ना में रहा, मेरा ख्याल रखा। ये मेरी खाला है। कहते हैं माँ और खाला में कोई फ़र्क नहीं होता, मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन इस औरत ने ये साबित किया कि वाकई माँ और खाला में कोई फ़र्क नहीं होता। मैं जब तक यहाँ रहा, मेरी खाला ने मुझे मेरी माँ की कमी को महसूस नहीं होने दिया। साल में कभी 1 दफ़ा 2 दफ़ा सिंध से मेरे आपा जी यहाँ आया करते थे चंद दिन के लिए।
और वही जो चंद दिन थे मेरे लिए ईद के दिन होते थे। लेकिन जब ये चले जाते थे उसके बाद मुझे नहलाने से लेकर मेरे कपड़े बदलवाने तक, मुझे स्कूल भेजने तक सारा काम जो है वो मेरी खाला के ज़िम्मे होता था। मैं आज दोनों के दरमियान बैठा हूँ। लोग कहते हैं कब्रों पर बैठना मना है, मैं तो उनकी गोद में बैठा। मैं किसी की कब्र पर नहीं बैठा हुआ। मैं अपनी माँ और अपनी खाला की गोद में हूँ। इंसान जितना बड़े से बड़ा क्यों ना बन जाए, उसका सफ़र माँ के कदमों पर आकर ख़त्म हो जाता है। और यही सूरत हाल मेरी है। मैं जितनी देर यहाँ बैठा रहूँगा शायद रोता रहूँ। न गया वक्त आ जाता है, न गए लोग वापस आते हैं, न मेरी माँ ने आना है। मैं नहीं जानता मेरी और मेरी माँ की मुलाकात कब होगी। इसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं। इस गोद में बैठकर सिर्फ यही कहूंगा, पाई पाइयां दे दर्द वटांदे, पाई पाइयां दियां बावां, बाप सिरा दे ताज मोहब्बत, मामा ठंडिया चावा। मेरी छाँव तो रही नहीं, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि जिनकी छाँव है अल्लाह उस छाँव को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।